नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 40 सिद्धांतों के बारे में। ये सिद्धांत भातखंडे जी द्वारा क्रमिक पुस्तक मालिका में जो कि उनकी 6 भागों में विभक्त एक पुस्तकों का जो कहें कि बंच है, उसके 5वें भाग में इसका वर्णन मिलता है। देखिए, हिंदुस्तान में 2 तरह की या कहें 3 तरह की विधाएं संगीत में प्रचलित हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को उत्तर भारतीय संगीत भी कहा जाता है। दक्षिण भारतीय संगीत या कर्नाटक पद्धति, और तीसरा है रविंद्र संगीत, जो कि सिर्फ बंगाल में ही प्रचलित है। दक्षिण भारतीय संगीत जो है वो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, जैसे मैसूर है, मद्रास है, कर्नाटक है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में उत्तर भारतीय संगीत यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति बहुत मात्रा में प्रचलित है। हर पद्धति के अपने सिद्धांत हैं, नियम हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के कौन से नियम हैं या कौन से सिद्धांत हैं जिन पर ये आधारित है, तो देखते हैं। चलिए, पहला है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की नींव बिलावल थाट को शुद्ध थाट मानकर रखी गई है। बिलावल थाट के स्वर शुद्ध स्वर सप्तक का निर्माण करते हैं। अब देखिए, दक्षिणी भारत में देखा जाए तो, और हमारे उत्तर भारतीय संगीत की अगर स्वरों को देखा जाए तो उसके शुद्ध थाट के स्वरों में परिवर्तन आता है। हमारे यहाँ शुद्ध स्वरों का जो थाट है बिलावल थाट, उसे शुद्ध थाट की बिलावल थाट की संज्ञा दी गई है। और कर्नाटक में जो शुद्ध स्वर कहे जाते हैं वो हमारे स्वरों के हिसाब से शुद्ध नहीं है, वहाँ स्वरों में अंतर आ जाता है। तो इसलिए उत्तर भारतीय संगीत में बिलावल थाट जो है वही शुद्ध थाट कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी स्वर जो है वो शुद्ध रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद बारी आती है दूसरे पॉइंट की। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में सभी रागों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला औड़व, जिसमें 5 स्वरों का प्रयोग होता है। दूसरा षाड़व, जिसमें 6 स्वरों का प्रयोग होता है। और तीसरा संपूर्ण, जिसमें 7 स्वरों का प्रयोग होता है। रागों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है कि जिस राग में 5 स्वर लगते हैं वो औड़व जाति का राग हुआ, जिसमें 6 स्वर लगते हैं जिस राग में वो षाड़व जाति का राग हुआ, और जिस राग में 7 स्वर लगते हैं वो संपूर्ण जाति का राग हुआ। 5 स्वरों से कम और 7 स्वरों से अधिक का कोई राग नहीं हो सकता। देखिए, अधिकतम स्वर जो हैं वो 7 लिए जा सकते हैं किसी राग के निर्माण के लिए, और न्यूनतम 5 से कम स्वरों को लेकर कोई राग का निर्माण नहीं किया जा सकता, और 7 स्वरों से अधिक स्वरों को लेकर भी किसी राग का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये इसके सिद्धांत हैं। और स्वर कोमल और तीव्र, कोमल और शुद्ध या तीव्र कहे जाए, जैसे 12 जो स्वर हैं शुद्ध और तीव्र विकृत मिला के, तो उनमें से कोई भी 7 स्वर लिए जा सकते हैं या कोई भी 5 स्वर लिए जा सकते हैं, किंतु स्वरों की संख्या 5 न्यूनतम और अधिकतम 7 होगी। इसके बाद बारी आती है औड़व षाड़व संपूर्ण। औड़व षाड़व संपूर्ण जो जातियाँ बनाई गई हैं रागों के वर्गीकरण के लिए, उनको उनके आरोह अवरोह में उलट पुलट करके 9 प्रकार के भेद बनाए जाते हैं, या 9 प्रकार के भेद बनते हैं। तो उनका भी ज्ञान आपको होना आवश्यक है उत्तर भारतीय संगीत सीखने के लिए। उसके बाद बारी आती है थाट की। प्रत्येक राग में थाट, आरोह अवरोह, वादी संवादी, समय और रंजकता, ये बातें आवश्यक होती है। देखिए, राग जो है, संगीत जो है वो रागदारी संगीत है। तो राग में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसका तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। तो राग में थाट, आरोह अवरोह, वादी संवादी, समय और रंजकता, यानी जब तक आपको उससे रस नहीं मिलेगा, उससे आनंद प्राप्त नहीं होगा, तब तक राग की निर्माण का कोई उद्देश्य ही नहीं रहता। इसके बाद है वादी संवादी स्वरों में प्राय 4 स्वरों का अंतर होता है। देखिए, ये बहुत विशेष बात है।
संवाद जो कहा जाता है वो इसी तरह से किया जाता है, इसी पे आधारित हमारा संगीत है। तो वादी स्वर और संवादी स्वर, इसके बीच 4 स्वरों का अंतर होना आवश्यक है। बहुत कभी कभी ऐसा होता है अपवाद स्वरूप कि उसमें 4 स्वरों का अंतर नहीं होता, अन्यथा बहुतायत में 4 स्वरों का ही अंतर वादी संवादी में आपको हमेशा मिलेगा। वादी स्वर हमेशा पूर्वांग में अगर है तो संवादी हमेशा उत्तरांग में होगा। क्योंकि 4 स्वर का अंतर हमें करना है, तो देखिए राग अगर हम देखें कि सारे ग म प ध नि सा, ये अगर 8 स्वर हम लेते हैं या कहिए सारे ग म प ध नि, तो यहाँ से इधर के 4 स्वर और उधर के 4 स्वर, ये पहला हिस्सा पूर्वांग हुआ सारे ग म, और प ध नि सा उत्तरांग हुआ। तो वादी अगर पूर्वांग में है तो संवादी उत्तरांग में होगा, और अगर वादी उत्तरांग में है, उत्तरांग भाग में, तो संवादी पूर्वांग भाग से ही होगा। इसके बाद है वादी स्वर बदलकर शाम को गाए बजाने वाले राग को सुबह गाया बजाया जाने वाला राग बनाया जा सकता है। देखिए वादी स्वर की कितनी महत्ता है उत्तर भारतीय संगीत में, कि मात्र वादी स्वर बदलने से राग का गायन समय ही बदल जाता है। वादी स्वर बदलने से राग का गायन समय बदला जा सकता है। राग में सुंदरता लाने के लिए विवादी स्वर या वर्जित स्वर का भी किंचित प्रयोग किया जा सकता है। ये भी इसका नियम है कि कहने को तो विवादी स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होता है, किंतु अगर उस विवादी स्वर को लेश मात्र या नाम मात्र का प्रयोग करने से अगर राग की खूबसूरती बढ़ती है तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बागेश्री में पंचम वर्ज्य है, लेकिन फिर भी विवादी स्वर के नाते उसका जो प्रयोग किया जाता है पर्टिकुलर स्वर फ्रेज के साथ में, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और बागेश्री की खूबसूरती को या कहिए कि उसके माधुर्य को और बढ़ा देता है। हर एक राग में एक वादी स्वर होता है जिसका राग में विशेष जोर रहता है। वादी स्वर के आधार पर ही पूर्व राग और उत्तर राग पहचाने जा सकते हैं। अब देखिए ये इम्पोर्टेंस बताई जा रही है वादी स्वर की, जो कि हमारे उत्तर भारतीय संगीत का मुख्य अंग है। वादी स्वर जो है वो राग का प्रमुख प्राधान्य स्वर होता है, और वादी स्वर के आधार पर ही पूर्व राग और उत्तर राग पहचाने जा सकते हैं। जैसा मैंने पूर्व भाग और उत्तर भाग, जो पूर्वांग और उत्तरांग आपको 2 हिस्से करके बताए, उसी तरह से पूर्व राग और उत्तर राग वही हुआ कि जिन रागों का चलन पूर्वांग हिस्से में है तो वो पूर्व राग हुए, और जिनका चलन उत्तरांग में होता है तो वो उत्तर राग हुए। इस पद्धति के राग सामान्य 3 वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। अब देखिए रागों का वर्गीकरण स्वरों के आधार पर हो रहा है। उससे पहले हमने जाति के आधार पर किया था, औडव शाडव संपूर्ण। अब ये है इसके स्वरों के आधार पर, कोमल रेधर, शुद्ध रेधर और कोमल गनी वाले राग। जिन रागों में कोमल रेधर प्रयुक्त होता है वो कोमल रेधर वाले वर्ग में आएंगे, जिनमें शुद्ध रेधर प्रयोग होता है वो शुद्ध रेधर वाले राग में, और जिनमें गंधार या निषाद कोमल है वो कोमल गानी वर्ग में आते हैं। जो संधि प्रकाश राग सूर्यास्त और सूर्योदय के समय गाए बजाए जाते हैं वे अधिकांशतः प्रथम वर्ग में पाए जाते हैं। अब देखिए संधि प्रकाश क्या चीज़ है। संधि प्रकाश समय वो कहा जाता है जब सूर्यास्त से कुछ पहले और सूर्यास्त के कुछ बाद का जो समय होता है, मतलब और सूर्योदय से कुछ पहले और कुछ बाद का जो समय है वो न तो दिन में काउंट होता है न रात में, तो उस पर्टिकुलर जो कहिए कि समय सीमा है उसे संधि प्रकाश की श्रेणी में रखा गया है। और इस समय जो राग गाए बजाए जाते हैं उनमें कोमल रेधे का प्राधान्य होता है। और इसमें भी देखिए एक और नियम है कि प्रातःकालीन जो संधि प्रकाश राग हैं उसमें रेधा वर्जित नहीं हो सकता, और सायकालीन जो संधि प्रकाश राग है उसमें गनी वर्जित नहीं हो सकता। तो ये भी इसकी विशेषता है, और ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आप राग सीखते हैं या आप संगीत जब सीखते हैं तो इन चीज़ों का विशेष महत्व होता है। ये आपके जहन में, आपके मन में ये चीज़ें होनी चाहिए, उससे आपका जो शिक्षा है वो और अच्छे से आपको समझ आएगी और आप उसको अच्छे से आत्मसात कर पाएंगे। इस पद्धति में मध्यम स्वर महत्वपूर्ण माना गया है।
मध्यम स्वर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में, और इसे अद्विदर्शक स्वर की संज्ञा दी गई है। और चूँकि इसके कहिए कि होने से राग के गाने बजाने का जो समय है, गायन वादन का जो समय है, वो निर्धारित होता है, इसलिए इसे अद्विदर्शक स्वर की संज्ञा दी गई है। मध्यम जिस रूप में प्रयुक्त होगा उससे राग के गाने बजाने का समय निर्धारित होता है। जिन रागों में गनी कोमल लगते हैं वे दोपहर या आधी रात को ही अधिकतर गाए बजाए जाते हैं। ये देखिए गायन समय वाली बात है। इसके लिए समय चक्र आपको एक बार अच्छे से देखना सुनना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है संधि प्रकाश रागों के बाद रेमा धनी शुद्ध लगने वाले राग गाए बजाए जाते हैं। संधि प्रकाश जो राग हैं यानी कि कोमल रेधा वाले जो वर्ग वाले राग हैं, उन्हें गाने के बाद रे म धनी शुद्ध लगने वाले राग बजाए जाते हैं। तो रे और ध हो गया कोमल शुद्ध रेधा, कोमल रेधा के बाद, और मध्यम शुद्ध और निषाद भी शुद्ध प्रयुक्त होता है। षडज, मध्यम और पंचम ये तीन स्वर प्राय दिन और रात्रि के तीसरे प्रहर के रागों में अपना विशेष महत्व रखते हैं। जिन रागों का समय, गायन समय दिन का तीसरा प्रहर या रात्रि का तीसरा प्रहर है, उन रागों में षड्ज, मध्यम और पंचम यानी सा म प ये तीनों स्वर विशेष महत्व रखते हैं। तीव्र मध्यम अधिकतर रात्रि के रागों में ही पाया जाता है, दिन के रागों में यह स्वर कम दिखाई देता है। अब देखिए इससे ही रागों का समय निर्धारण हो जाता है कि मध्यम अगर तीव्र है तो वो रात्रि गेय राग है, और मध्यम अगर शुद्ध है तो दिन गेय राग है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि दिन गेय राग में भी मध्यम का प्रयोग, तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, या फिर रात्रि गेय राग में भी शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है। सामप ये स्वर पूर्वांग और उत्तरांग दोनों भागों में ही होते हैं। अब देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था कि सा से सा तक जो अगर चार स्वरों के दो हिस्से कर दिए जाए तो पूर्वांग और उत्तरांग हो गए। तो षड्ज, मध्यम और पंचम यानी सा म प ये तीनों स्वर पूर्वांग और उत्तरांग दोनों भाग में ही होते हैं। और इन तीनों स्वरों में से कोई एक स्वरवादी अवश्य ही होता है। मध्यम और पंचम ये दोनों स्वर एक साथ किसी भी राग में वर्जित नहीं होते। देखिए मध्यम और पंचम विशेष महत्वपूर्ण स्वर हैं, और ये दोनों एक साथ किसी राग से गायब नहीं हो सकते हैं। या तो मध्यम होगा और मध्यम नहीं है तो पंचम होगा, किंतु ऐसा कोई राग नहीं है जिसमें मध्यम और पंचम दोनों ही ना हो या दोनों का प्रयोग ना होता हो। किसी भी राग में षड्ज यानी सा स्वर वर्जित नहीं है। सा हर एक राग का आधार स्वर है, बेस स्वर है। सा जो है वो किसी भी राग में कहिए कि गायब नहीं हो सकता है, हटाया नहीं जा सकता है। सा तो होगा ही होगा प्रत्येक राग में। इसके बाद है रागों में प्राय एक ही स्वर के दो स्वरूप पास पास नहीं होते हैं, किंतु कुछ राग इसके अपवाद भी हैं इस नियम के। एक ही स्वर के दो रूप मतलब कोमल और तीव्र, जैसे रे कोमल और रे शुद्ध, ये दोनों एक साथ एक राग में प्रयुक्त नहीं हो सकते, किंतु कुछ एक रागें ऐसी हैं जिनमें इस नियम का कहा जाए कि पालन नहीं होता है। जैसे कि बसंत में शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम दोनों का प्रयोग है, ललित में है। तो ये जो नियम है ये अपवाद स्वरूप है कि कुछ रागों में ऐसा है, अदरवाइज एक स्वर के दो स्वरूप जो हैं या दो रूप हैं वो एक साथ प्रयोग में नहीं किए जाते। ऐसा उसमें लिखा गया है किताब में कि नियत समय पर गाने बजाने से ही राग सुंदर लगता है, किंतु अगर हम आज के परिदृश्य में देखें या कॉन्सर्ट्स जो होते हैं या फिर संगीत महफिलें जो होती हैं, उनका समय तो रागों के गाने के समय से निर्धारित नहीं होता है, लेकिन फिर भी गायक वादक कोशिश करते हैं कि जिस समय उनका प्रोग्राम है उस समय के आधार पर वो किसी राग की प्रस्तुति दें जिसका गायन समय उस समय के आसपास हो। पर इस नियम में भी शिथिलता आजकल होती है।
ऐसा कोई विशेष उस पर जोर नहीं है कि जिस समय आप प्रस्तुति दे रहे हो उसी समय का कोई राग आप प्रस्तुत करें, पर हाँ, इस चीज़ को प्रायोरिटी कलाकारों द्वारा ज़रूर दी जाती है। ये 20 सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं। आगे के 20 सिद्धांत हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।